राज, तुम आ गए? रोहन ने आंख मलते हुए कहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आमतौर पर पार्टी के बाद सबसे पहले रोहन ही उठता था, लेकिन अब कहानी बदल गई थी। राज पार्टी करने के मामले में बहुत आगे निकल चुका था। हाँ, और हमें नाश्ता करके अब निकलना चाहिए। जब तक बाकी लोग उठे उसके पहले हम निकल गए तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। राज ने नाश्ता हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुरंत घर नहीं जा रहा, मुझे भी कुछ काम करना है, यासीन ने नाश्ता लेकर कहा। यासीन ने पहले ही बताया था कि उसने कोई प्रोग्राम बनाया है और वो किसी के साथ कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है, इसलिए शायद वो स्कूल में अभी और रुकने वाला था। मैं छुट्टियों में यशी के साथ कुछ जगह घूमने जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट निकलूंगा, क्योंकि ट्रेन और बस में काफी भीड़ होगी, गणेश ने जम्हाई लेकर कहा। यासीन, तुम स्कूल में ही रुक रहे हो तो मेरे और राज के साथ दादाजी के पास चलो, 1-2 दिन में हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल भी कट जाएगी, रोहन ने यासीन से कहा। अब जब रोहन दादाजी के पास जा रहा था तो उसके हिसाब से ज्यादा दोस्तों को ले जाना बेहतर था। ऐसे में अगर वो कोई गलती करके अपने दादाजी को गुस्सा भी दिला देगा तो भी शायद उसकी पिटाई नहीं होगी, क्योंकि उस समय और भी लोग आसपास रहेंगे। अगर राज के अलावा वहां कोई और नहीं रहा तो शायद उसके दादाजी को रोहन को मारने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी देर सोचने के बाद यासीन ने कहा। ये हुई ना बात, राज, यासीन और मैं अब मेरे दादाजी के यहाँ जाएंगे। वाह वाह, और गणेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा, रोहन ने हंसते हुए कहा। रोहन बिस्तर पर खुशी के मारे उछल रहा था, तभी वो जोर से चिल्लाया और अपने पैर में फूंक मारने लगा। क्या हुआ? राज ने कंफ्यूज होकर पूछा। मेरे पैर में चोट कब लगी? रोहन ने अपने पैर में निशान देखकर कहा। अरे, मुझे शायद इसकी वजह पता है, शायद ये कल रात हुआ था। रोहन बिना चप्पल पहने बिस्तर से उतरा था और खिड़की के पास गया था। उस समय शायद वो होश में नहीं था, तब शायद उसका पैर किसी जलती हुई चीज पर पड़ गया था, तब भी वो चिल्लाया था, जिससे मैं काफी डर गया था। इसके बाद वो वापस बिस्तर पर आया और सो गया। तब मुझे लगा कि इतना सीरियस नहीं होगा, गणेश ने दिमाग पर जोर डालकर कहा। गणेश, तुम कितने निर्दयी हो, तुमने मेरा घाव देखने की कोशिश भी नहीं की, रोहन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तुम्हें क्या लगता है कि बीच रात में मैं तुम्हारे पैर देखूंगा? मैं तो ऐसा कभी नहीं करने वाला, गणेश ने कहा। रोहन, तुम भी जरा होश में रहा करो, शायद अब तुम्हें कुछ अक्ल आ गई होगी, यासीन ने सिर हिलाकर कहा। अक्ल मेरी बला से, रोहन ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दोस्त वाकई बहुत मक्कार थे। ऐसी हालत में हम ट्रेन से तो नहीं जा सकते, हमें शायद टैक्सी कर लेनी चाहिए, यासीन ने कहा। मुझे भी यही रास्ता नजर आता है, हालांकि टैक्सी लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, रोहन ने बेमन से मुस्कुराकर कहा। चिंता मत करो, हमें टैक्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अपने दोस्त से कार मंगाई है, हम अपनी गाड़ी से ऋषिकेश चलेंगे, राज ने सिर हिलाकर कहा। दोस्त? क्या ये वही दोस्त है जो अभी अभी देहरादून आया था? रोहन ने पूछा। करीब 10 मिनट में सभी ने अपना सामान बांध लिया। राज और यासीन रोहन को सहारा देकर अंडरग्राउंड पार्किंग इलाके तक चले गए। अच्छे से जाना, गणेश ने कहा। इसके बाद तीनों दोस्त एक गाड़ी के बगल में रुक गए। राज ने गाड़ी का लॉक खोलकर रोहन को बिठाया और सामान पीछे डाल दिया। गाड़ी में बैठने के बाद रोहन अजीब ढंग से राज को देखने लगा। राज ने ऋषिकेश की लोकेशन डाली और गाड़ी चलाने लगा। यासीन, तुम्हें क्या लगता है, राज की दोस्त कोई लड़की है? दरवाजे पर पहुंचकर रोहन ने यासीन के कान में कहा। यह सुनकर यासीन कंफ्यूज हो गया। यह गाड़ी लड़कियों के लिए खास तौर पर बनी थी, कोई भी लड़का ऐसी गाड़ी नहीं खरीदता। राज पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि शायद वो किसी लड़की के साथ घूम रहा है, रोहन ने कहा। यासीन को समझ आ गया, उसने हामी भरकर सिर हिलाया। राज को ये सब सुनाई दिया था, भले ही रोहन ने बहुत धीमी आवाज में कहा था। उससे गलती ये हुई थी कि इस कार के बारे में उसे इतना नहीं पता था, लेकिन अब जो था यही था। देहरादून से रोहन के दादाजी का घर 5 घंटे की दूरी पर था। किस्मत से आज का मौसम अच्छा था। पहले राज ने सोचा था कि वो रोहन से भी गाड़ी चलवाएगा, लेकिन रोहन का पैर जख्मी था, इसलिए उसे अकेले ही गाड़ी चलानी पड़ी।
रोहन और यासीन पूरे समय कुछ न कुछ खाते रहे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वो लोग बस एक जगह थोड़ी देर को रुके। करीब 4.5 घंटे बाद वो लोग ऋषिकेश पहुंच चुके थे। इस समय तक रोहन और यासीन सो चुके थे। हालांकि जब राज ने ब्रेक लगाकर गाड़ी किनारे लगाई तो रोहन की नींद खुल गई। क्या हम पहुंच गए? रोहन ने आंखें मलते हुए कहा। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उसे बस पहाड़ नजर आए। अभी वो दादाजी के गांव पहुंचने से थोड़ा दूर थे। अभी कुछ समय और बाकी था। इसके बाद रोहन ने कंफ्यूज होकर राज की तरफ देखा। हाँ, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। तुम लोग अभी सोते रहो। मैं थोड़ी कसरत करने बाहर जा रहा हूँ। मैं थोड़ा थक गया हूँ और मेरे पैर भी दर्द होने लगे हैं। राज ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, खैर तुम इतनी देर से गाड़ी भी तो चला रहे हो। अगर मेरे पैर में न लगी होती तो हम मिलकर गाड़ी चला लेते और तुम्हें इतनी थकान नहीं होती। इसके लिए माफ करना, रोहन ने कहा। अरे कोई बात नहीं, राज ने कहा। राज रोड की तरफ देख रहा था। कुछ अजीब सा भूत की एनर्जी वाला रोड के बीचों बीच खड़ा था। ये कोई लंबा आदमी था जिसने पुराना कवच पहना था। उसके चेहरे पर मास्क था और उसके लंबे बाल थे। उसके दोनों हाथों में जंजीरें थी जिन पर चाकू लटके हुए थे। उसके चारों तरफ प्लास्टिक और कांच के टुकड़े फैले हुए थे। ये शायद कार एक्सीडेंट के कारण हुआ था और अभी तक उसे साफ नहीं किया गया था। क्या ये भूत है? राज ने मनी मन सोचा। जब राज सोच रहा था तभी उस भूत की नजर राज पर पड़ी। हालांकि उसने राज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जबकि वो राज की गाड़ी की तरफ देखने लगा। शायद उसका काम रोड पर एक्सीडेंट करवाना था। राज के सामने जो भूत खड़ा था उसे तब तक तबाह नहीं किया जा सकता था जब तक उसके मालिक का पता न चल जाए। राज उस भूत के सामने चला गया। भूत लगातार राज को देखता रहा लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। ये भूत काफी कम लेवल वाला था, इसलिए उसका खुद का दिमाग ज्यादा नहीं था। वो बस अपने मालिक के आदेश को मान सकता था। शुरुआती फिस्ट नंबर 1। राज ने अपनी पूरी ताकत से भूत के जबड़े पर हमला किया। भूत जोर से चीखा और हवा में उछलकर नीचे गिर गया। राज वैसे तो तेज नहीं लग रहा था, लेकिन वो लंबी चाल टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था जिसके कारण उसकी रफ्तार बढ़ चुकी थी। पलक झपकते ही वो फिर से भूत के सामने था। भूत को उठने का भी समय नहीं मिला और राज ने एक और मुक्का मार दिया। उसने भूत के सिर पर हमला किया था। इसके बाद उसने अपने घुटने से उसकी छाती पर हमला किया जिससे वो उठ ना पाए। 3 सेकंड गुजर पाते इसके पहले ही भूत की हालत खस्ता हो चुकी थी। इतने में राज के दिल में कैद भूत बाहर आया और उसने उस भूत को पकड़कर निगल लिया। अरे, राज ने अपने भूत को कंफ्यूज होकर देखा। राज की भूत से अभी तक पीठ से पीठ नहीं बैठी, इसलिए दोनों के मन जुड़े हुए नहीं थे। अभी राज को नहीं पता था कि भूत क्या सोच रहा था, लेकिन अब जब राज को पता चल गया कि ये बाकी भूतों को खाकर अपनी ताकत वापस हासिल कर सकता है, तो राज ऋषिकेश के दौरान भूतों का बुफे खोल सकता था। लगता है इस शहर में कुछ गड़बड़ है। भूत खुलेआम घूमकर कारों के एक्सीडेंट कर रहे हैं। क्या ये कलंदर के गुर्गों का किया धरा है, या शायद कोई आजाद जादूगर अपने साथ भूत लेकर यहाँ आया है? खैर, वो कोई भी हो, भूत के मर जाने पर उसे खबर मिल ही जाएगी। राज ने मनी मन सोचा। इतने में कलंदर का गुर्गा छुपकर सारा माजरा देखने लगा। रोहन कार में बैठे हुए राज को उलझन में पड़कर देख रहा था, क्योंकि राज ने पहले हवा में मुक्के लहराए और फिर जमीन की तरफ मुक्का मारा। उसे लग रहा था जैसे राज पर किसी चीज का साया चढ़ गया हो। क्या 5 घंटे गाड़ी चलाने से इसका दिमाग फिर गया है? राज ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। अब ठीक है, चलो चले, राज ने कार में वापस आकर कहा। राज, तुम बहुत थक गए होगे। मैं दादाजी को फोन लगाकर बता देता हूँ कि हम बस पहुंचने वाले हैं, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। कार फिर से दौड़ने लगी और ऋषिकेश के गांव वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगी। हेलो दादाजी, मैं राज और अपने एक और दोस्त के साथ आ रहा हूँ। हम लोग करीब 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, रोहन ने दादाजी को फोन लगाकर कहा। तुम लोग टैक्सी से आ रहे हो? दादाजी ने पूछा। अभी दादाजी की आवाज पहले से बहुत धीमी आ रही थी। वो कमजोर लग रहे थे। नहीं, हम कार से आ रहे हैं, रोहन ने जवाब दिया। फिर थोड़ा ध्यान रखना, खास तौर से गांव आने वाले पहाड़ी रास्ते पर।
पिछले कुछ दिनों में वहां 3 कार एक्सीडेंट हो चुके हैं। दादाजी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम उस जगह से आगे निकल आए हैं। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और राज को देखने लगा। ये तो वाकई बड़ा संयोग है, राज भी उसी जगह पर रुका था। रोहन ने मनी मन सोचा। 10 मिनट में राज ने रोहन के दादाजी के घर के बाहर गाड़ी लगा दी। दादाजी पहले से ही उन लोगों का इंतजार करते हुए दरवाजे पर खड़े थे। जैसे कार रुकी, रोहन गाड़ी से उतरा और दादाजी को गले लगा लिया। थोड़ी ही देर में यासीन भी आंखें मलता हुआ उतर गया। बाद में राज भी उतर गया। दादाजी, मैं आपको इन दोनों से मिलवाता हूँ। ये मेरे दोस्त यासीन और राज हैं। आप राज से पहले भी मिल चुके हैं। रोहन ने मुस्कुराकर कहा। तुम लोगों का स्वागत है। दादाजी ने खुली बाहों से दोनों का स्वागत किया। हालांकि जब राज ने गाड़ी पार्क की तो दादाजी उसे काफी देर तक देखते रहे। उन्हें राज के साथ किसी और के आने की भी उम्मीद थी। हालांकि दादाजी काफी खुश थे क्योंकि उनके कहने पर राज यहाँ तक आ गया था। दादाजी, हम फिर से आ गए, राज ने दादाजी को गले लगाकर कहा। दादाजी प्यार से हंसने लगे, लेकिन गले लगाने के बाद राज की भौहें ऊपर हो गईं। उसे दादाजी के शरीर पर भूत या ताकत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी हाल ही में किसी भूत के संपर्क में आए थे, बल्कि उनका शरीर इतना कमजोर लग रहा था जैसे भूत ने उनकी ताकत खींच ली हो। दादाजी से अलग होने के बाद राज ने चारों तरफ देखा। भले ही राज सब कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन अपनी दिमागी ताकत की मदद से वो महसूस कर सकता था कि चारों तरफ भूत या शक्ति थी। पूरे ऋषिकेश इलाके में भूत या शक्ति के निशान मिल जाते थे। आमतौर पर ये दिन की रोशनी में गायब रहते थे, लेकिन आज बादल होने की वजह से अभी भी इन शक्तियों को महसूस किया जा सकता था। क्या राज दादाजी की मदद कर पाएगा? क्या भूतों की वजह से दादाजी अपनी जान खो बैठेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस इलाके को भूतिया शक्ति से आजाद कराना होगा और कलंदर के गुर्गों को हराना होगा, तभी ये इलाका वापस शांति भरा बन पाएगा। राज ने अपने सिर के ऊपर भूतिया शक्ति के बड़े से बादल को देखकर सोचा। राज अभी पहले लेवल का एक छोटा सा जादूगर था। उसके पास शैतानी शक्तियों को बांधने की कोई खासियत नहीं थी। भले ही राज के पास अभी 8 शैतानी बंधन तिलिस्म मौजूद थे, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं थीं। यहाँ तक कि अगर राज उन सभी को एक बार में भी इस्तेमाल कर लेता है, तब भी वो भूतिया शक्ति के इस बादल को नहीं खत्म कर सकता था। बस इसीलिए उसे दिमाग लगाकर इनका सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत थी। इस मुद्दे को जड़ से मिटाने के लिए राज को इस शक्ति के सोर्स को ढूंढकर उसे तबाह करने की जरूरत थी। मुझे कैसे भी करके कलंदर के गुर्गों को ढूंढकर उन्हें हराना होगा। समय आने पर उन लोगों पर ही शैतानी बंधन तिलिस्म का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही इस सबको करने वाला खत्म होगा तो ये भूतिया शक्ति अपने आप गायब हो जाएगी। राज ने मनी मन सोचा और उसे अभी के लिए ये समय की बर्बादी समझ आई, क्योंकि उसे अभी अपने दुश्मन के अड्डे का भी नहीं पता था। इसलिए वो उनके आने का इंतजार ही कर सकता था। अगर मेरे दुश्मन कमजोर निकले तो उन्हें मौत के घाट उतारना ही बेहतर होगा, लेकिन अगर वो ताकतवर हुए तब भी उन्हें मौत के घाट ही उतारना होगा। मेरे पास अभी तड़ित हस्त, तलवार तिलिस्म, कवच तिलिस्म, पुरानी कांसे की अंगूठी, डिस्पोजेबल उड़ती तलवार और टफी के बाल हैं। अगर मैंने इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया और इनको मिलाकर एक बड़ी शक्ति बना ली तो फिर शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा हो ही नहीं पाया तो मैं लंबी चाल टेक्निक का इस्तेमाल करके सीनियर के पास चला जाऊंगा। फिर तो चाहे कुछ भी हो, सीनियर सब संभाल लेंगे। राज ने मन में काफी खिचड़ी पका ली थी। चलो सब लोग अंदर चलते हैं। मैंने तुम लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी तोड़ कर रखी है, वो काफी मीठी है। तभी रोहन के दादाजी ने उन्हें अंदर आने को कहा। रोहन के दादाजी ने उन लोगों के लिए नाश्ता बनाकर रखा था। वो इतनी दूर से गाड़ी चलाकर आए बच्चों की थकान भगाना चाहते थे। दादाजी, जब आपने 2 दिन पहले फोन किया था तो आप बता रहे थे कि गांव में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। आखिर हुआ क्या है? रोहन ने खाते हुए पूछा। उसे अपने दादाजी की काफी चिंता हो रही थी। ये सुनकर दादाजी ने गहरी सांस ली। अब पूरा मामला बताने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। यहाँ सब कुछ अजीब चीजें होने लगी है। मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग पहाड़ी रास्ते से गांव की तरफ आ रहे थे तो तुम लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया? दादाजी ने कहा।
रोहन को इस बारे में अभी फोन पर बताया गया था, इसलिए उसने सिर हिला दिया। पिछले 5 दिनों में उस सड़क पर 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। इनमें गाड़ियों की टक्करें भी नहीं हुई हैं। उन्हें चलाने वाले भी पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन उन सभी चलती गाड़ी में कोई नुकीली चीज अचानक घुसकर आई और कांच तोड़ती चली गई। इसके बाद गाड़ियां सड़क पर ही पलट गई। तीनों के 3 एक्सीडेंट ऐसे ही हुए। अगर ये एक ही समय होते तो इन्हें दुर्घटना भी कह सकते थे, लेकिन ये तीनों अलग अलग समय पर लेकिन एक ही तरह से हुए। इसके अलावा करीब 10 दिन पहले गांव में एक महामारी फैलना शुरू हुई। गांव के बहुत से बुजुर्गों को शरीर में कमजोरी लगने लगी। वो बस सोते रहना पसंद करने लगे। शुरुआत में 1-2 लोगों को ही ऐसा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे और भी लोगों को ऐसा होने लगा। अब गांव में हर तीसरे बुजुर्ग को यही परेशानी हो रही है। दादाजी ने पूरी बात बताई। क्या वो लोग अस्पताल नहीं गए? ये कोई बीमारी हो सकती है? रोहन ने पूछा। यही अजीब बात है, जितने भी बुजुर्गों ने ऐसा महसूस किया वो सब के सब अस्पताल गए और अपनी जांच करवाई, लेकिन एक ही वजह निकल कर आई कि उन्होंने खुद को ही बहुत थका लिया है। डॉक्टरों ने उनसे अच्छा खाने और खूब आराम करने को कहा। एक अजीब बात यह भी है कि जवान लोग तंदुरुस्त हैं, जबकि सिर्फ बुजुर्गों के साथ ऐसा हो रहा है। दादाजी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने रोहन को कुछ भी नहीं बताया था। राज ने खाते हुए सिर हिलाया। जवान लोग इसलिए ठीक थे क्योंकि वे ताकतवर थे। कलंदर के गुर्गों ने जो भूत भेजे थे वो इंसानों से रक्त और कुंडलिनी की शक्ति खींचने आए थे, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में ऐसा कर सकते थे। इसलिए जवान लोगों को ये महसूस भी नहीं हुआ, जबकि बुजुर्गों को कमजोरी महसूस होने लगी। इसके बाद आता है गांव के पीछे पहाड़ पर बना कब्रिस्तान वाला मामला। वहां के गार्ड ने हमें बताया कि उसने बीच रात में कब्रिस्तान के बीचों बीच भूतों जैसी चीजों को घूमते देखा है। वो आसमान में ऊपर उठती थी और गायब हो जाती थी। दादाजी ने कहा, उस गार्ड की आंखें तो कमजोर नहीं है। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसे ये गार्ड ज्यादा पसंद नहीं था। शुरुआत में मुझे भी यही लगा, लेकिन कुछ लोग 2 रातों के लिए उस गार्ड के साथ रुके और तब उन्हें भी वही दिखाई दिया। दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा, कायदे से तो अगर रोहन के दादाजी की उम्र ज्यादा न होती तो वो भी कब्रिस्तान जाकर अपनी आंखों से सच देखना चाहते थे। कब्रिस्तान। राज को अचानक ही इस इलाके में रुचि जाग गई थी। उसे लग रहा था कि शायद यही वो इलाका है जहां से कलंदर के गुर्गे अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद रोहन के दादाजी ने इसी तरह की अजीबोगरीब 7-8 कहानियां और सुनाई। इतनी सारी चीजें एक साथ होने के कारण रोहन के दादाजी जैसे लोग जो विज्ञान को सच और बाकी चीजों को अंधविश्वास मानते थे, अब इन सब चीजों में भी भरोसा करने लगे थे। यासीन चुपचाप से ये सब सुन रहा था और बात खत्म होने पर उसने बस एक गहरी सांस ली। अगर मेरे आसपास इतना सब हो रहा होता तो मैं भी भूतों में भरोसा करने लगता, यासीन ने सोचा। दादाजी, तो क्या हमें माहौल रंगीन बनाना चाहिए? रोहन ने मजाक करते हुए कहा। बकवास मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। दादाजी ने चम्मच से रोहन को पीटकर कहा। रोहन जोर से हंसने लगा। पेट भरकर खाने के बाद उन सभी ने थोड़ी चाय पी और बातें करने लगे। रोहन के दादाजी बातें करने में बहुत माहिर थे। जब भी वो बोलना शुरू करते तो चुप्पी आने की नौबत ही नहीं पड़ती थी। दादाजी, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ। 4-5 घंटे गाड़ी चलाने के कारण मेरे शरीर में जकड़न हो रही है। थोड़ी देर बातें करने के बाद राज ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? रोहन ने पूछा। राज ने रोहन के पैर की तरफ इशारा किया और हंसने लगा, जिसे देखकर यासीन और जोर से हंस पड़ा। दादाजी के घर से निकलकर राज कार के पास वापस आ गया और बैग में बंधी कोई लंबी सी चीज उठा ली। इसके अंदर सहस्त्र भेदी तलवार थी। इसके बाद उसकी नजर रोहन के घर के ऊपर उड़ रहे भूत पर पड़ी। ये बिल्कुल नया भूत था, इसलिए उसके आर पार देखा जा सकता था। ये भटकते भूत की तरह ही था। वो बहुत देर से रोहन के घर के ऊपर भटक रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था।
असल में वो राज को बाहर निकालना चाहता था। जब राज बाहर आ गया तो भूत उसके सामने मंडराने लगा, फिर करीब 100 मीटर पास आकर रुक गया और राज का इंतजार करने लगा कि ये मुझे झांसा देना चाहता है। राज ने मनी मन सोचा। राज ने अपने जेबों में हाथ डाल लिया। एक तरफ शैतानी बंधन तिलिस्म था तो दूसरी तरफ कवच तिलिस्म, और वो बिना हाथ बाहर निकाले भूत के पीछे चलता रहा। चलते चलते भूत एक 3 मंजिला इमारत के सामने आकर रुक गया। दरवाजा खुला था, शायद राज का कोई इंतजार कर रहा था। राज ने अंदर जाने के पहले दरवाजे को धक्का दिया। अंदर कोई नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक टेलीफोन रखा था। तुम आ ही गए, तुमने ही पहाड़ी रास्ते पर भूत को मारा था ना? एक नकली सी आदमी की मशीनी आवाज फोन में से सुनाई दी, जिसे सुनकर राज की भौएं ऊपर हो गईं। उसका दुश्मन वाकई बहुत चौकन्ना था। और क्या तुम ही भूतों की सेना को काबू कर रहे हो? राज ने गहरी आवाज में पूछा। हाँ, वो वाला भूत हमारे ही काबू में था, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई जादूगर यहाँ आएगा। लेकिन किस्मत से तुम्हारी ताकत उतनी भी नहीं है जितनी हमने सोची थी। उस आदमी की आवाज फोन में आई। क्या मैं पहली रंग का जादूगर हूँ? तो इन्हें ये जानकर निराशा हुई है। राज ने मजाकिया ढंग से सोचा। चलो अब काम की बात पर आते हैं। तुमने जिस भूत को हराया उसे भूल जाओ। हालांकि हम तुम्हें कुछ सलाह देना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में इस गांव में कुछ भी मत करना और चुपचाप यहाँ से निकल जाना। अपने काम से काम रखो, वरना अगर तुमने हमें गुस्सा दिलाया तो हम भूत या शक्तियों को एक्टिवेट कर देंगे और गांव के सभी लोग मर जाएंगे। फिर तुम अकेले कितने भूतों से निपटोगे? उस आदमी की फोन पर आवाज आई। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? राज ने पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो। हम किसी को मारना नहीं चाहते। अब जमाना पहले से काफी बदल गया है। पूरे गांव को हम तबाह नहीं करना चाहते। हम बस 2 दिनों तक कुछ रक्त और कुंडलिनी की शक्ति इकट्ठा करके यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। बस हमें अगले 2 दिनों तक शांति से यहाँ रहने दो। किसी को मारने के लिए हमें मजबूर मत करना। हम किसी को मार नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मार नहीं सकते। फोन से आवाज आई। राज जोर से हंसा। अचानक ही राज ने अपने कदम बढ़ाए और एक जोरदार मुक्का मारकर फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये एक भूत ही बात कर रहा था। शुरू से ही दूसरी तरफ कोई आदमी था ही नहीं। अगली बार तुम फोन पर बात करवाने की कोशिश करो तो देख लेना कि फोन का तार लगा हुआ है या नहीं। तुम बेवकूफ हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब बेवकूफ हैं। राज ने मुड़कर एक भूत की तरफ मुक्का लहराते हुए कहा। अरे नहीं, तुमने मुझे ढूंढ लिया। उस काले धुएं जैसे भूत ने आदमी का रूप लेते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग का कवच पहना हुआ था। ये वैसा ही कवच था जैसा पहाड़ वाली सड़क पर उस भूत ने पहन रखा था। बस अभी राज के सामने भूत राज था। भूत राज की ताकत दूसरे लेवल के जादूगर के बराबर होती थी। इसके अलावा वो आम भूतों से अलग होते थे। भूत राज को मरने के पहले की सभी चीजें याद होने के कारण उनमें अक्ल होती थी। भूत राज ने तुरंत ही एक ढाल बनाई जिससे राज का मुक्का रुक जाए। राज एकदम पीछे हो गया जबकि भूत राज हवा में उछल गया। ये राज के मुक्के की ताकत के कारण नहीं हुआ था, बल्कि भूत राज अभी कमजोर हालत में था, इसलिए ऐसा हुआ था। क्या राज भूतराज को हरा पाएगा? क्या कलंदर के गुर्गों को राज चुनौती दे पाएगा?